तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। दोबारा हम आ चुके हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। तो वेलकम टू सिविल विद आई मेट। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जुड़े हैं आपके साथ बीपीएससी के एंड तक, ठीक है। जितने भी कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, बस आपको इसी को कई बार देख लेना है, ठीक है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का डिवीज़न आपको पता ही होगा। और जब पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है कि आर्टिकल्स कैसे याद करें, सर इतने आर्टिकल से कैसे याद करेंगे, क्या होगा। तो आज उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको नेमोनिक्स भी दिए गए हैं, तो साथ में आपको याद करा दिया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई साहब पहले आप बताइए कितने पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल कितने पार्ट्स हैं और कितने आर्टिकल्स। इसकी हम बात करते हैं तो आपके पास अभी करंट में 25 पार्ट्स हैं और 470 आर्टिकल्स हैं, जो इनिशियली 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेट करता है, उनकी बात करता है, और ये आता है आर्टिकल 1 to 4 में। 1 to 4 में क्या आता है, कैसे याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं। तो 1 to 4 में आता है आपका FIDA, FIDAA। F फॉर फॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, डिस्क्रिप्शन, अल्ट्रेशन या एडमिशन। डिस्क्रिप्शन नहीं बच्चों, डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 1 to 4 में आता है, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 की। सॉरी, आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। देखिए ऊपर बताया गया है आपको, नेमोनिक्स के साथ आपको दिखाते हैं। फॉर्मेशन, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसी में आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, तो डिसइंटीग्रेशन और अल्टरेशन। और फोर्थ में आएगा लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedules and supplemental incidental consequential matters। तो आर्टिकल 4 में जो 2 और 3 में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में बात की जाती है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 to 11 होता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन अब आपके यहाँ से शुरू होते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 से 35 होता है और ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। अब देखिए आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि कौन सा कहाँ से लिया गया। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 14 to 18 में इक्वालिटी आता है, 19 to 22 में फ्रीडम आता है, 23 to 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। देखिए आपको दिखाते हैं नीचे, फिर एक एक करके पढ़ते हैं हम इसको। 14, 15, फिर 19 to 22 राइट टू फ्रीडम आता है, 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, 25 to 32 अदर वाइटल फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 14 to 18 में आता है बच्चों आपका राइट टू इक्वलिटी, और इसको याद करने का ट्रिक है एल डाउट। अब 14 to 18 में क्या आता है, 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी इन डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी के साथ नहीं कर सकते, इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर यू से अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस कर सकते, और टी से कोई भी टाइटल्स नहीं ले सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी बोलता है कि आपको लॉ के सामने बराबर होना है, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस कर सकते, और कोई भी कोई टाइटल नहीं ले सकता है। फिर अगला आता है राइट टू फ्रीडम 19 to 22, और इसका ट्रिक है रोब्ड। रोब्ड, आर से राइट्स और फ्रीडम्स, ओ से कोई ऑफेंस, पी से पर्सनल लिबर्टी, ई से एजुकेशन और डी से डिटेंशन। फिर अगला आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, इसमें HTC आता है। HT एक साथ है, C अलग है। HT मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर। अब आइए एक एक करके सबको पढ़ते जाते हैं। इस वीडियो के बाद आपके आर्टिकल्स तो गलत नहीं होने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 में बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आया, एल आया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको लॉ एक समान समझेगा और सबकी सेम तरीके से प्रोटेक्शन करेगा। वो अलग बात है कि पैसा होता है तो आप एप्लीकेशन लिख के भी छूट सकते हैं, ठीक।
आर्टिकल 15 की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एल डाउट के बाद डी आया, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर यू आता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और टी आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर आर्टिकल 19 टू 22 की बात करते हैं तो ये आपको राइट टू फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस ऑफ प्रोफेशन। ये तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज़ में बाधा न डाल रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट न बोल रहे हो, या फिर आप नॉर्मल पीपल को दिक्कत न कर रहे हो। आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जब तक ऑफेंस का कन्विक्शन होगा तब तक आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। आर्टिकल 21 में एक स्पेशल केस भी हुआ था, पुत्तास्वामी केस। आप बताइएगा कि कब हुआ था कमेंट सेक्शन में और क्या था इसका रूलिंग। फिर 21A में राइट टू एजुकेशन आता है जो कि आपका 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। फिर 23 टू 24 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चाइल्ड लेबर करता है, वो जो घर पे आपको मम्मी पापा करवाते हैं वो काउंट नहीं होगा। अब और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है, 25 टू 32 उसकी बात करते हैं। 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। 29 टू 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। आर्टिकल 31 पहले एक हुआ करता था एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया है और अब 300A के अंडर आता है, तो इससे क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, रिट्स हैं फॉर रिट्स के एनफोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसी को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था, B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने इसको क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इसको, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो 36 टू 51 था, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है बच्चों आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसके बारे में बात करते हैं, जब आपको अलग से DPSP और ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो इसकी ट्रिक्स बताई जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 39 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 39B और C सोशल प्रिंसिपल्स की बात करता है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब सारा पैसा एक ही लोग के पास ना पहुंच जाए, सारी वेल्थ एक ही लोग के पास ना पहुंच जाए। वो अलग बात है कि इंडिया में ऐसा है, कई लोग ज़्यादा अमीर हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये मेंस के क्वेश्चन में भी आपके आ जाए। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, जो कि किस एक्ट से आए थे बच्चों, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। किस ईयर में आए थे, 1993 में। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन्स की बात करता है, UCC, ठीक। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब देखिए इसी में पार्ट 4A आया फंडामेंटल ड्यूटी, जो 51A से स्टार्ट होता है। ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, ये सब चीज़ें याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था और 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हटा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, USSR से लिया गया है। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं फ्रॉम A to J। इसको आपको जब अलग से पढ़ाएंगे तो एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाएंगे। आज हम बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हमें सारे आर्टिकल्स पता चल जाए, ठीक। अब 51 तक तो हम पहुंच चुके थे, अब आर्टिकल 52 से 151 तक यूनियन गवर्नमेंट की बात होती है। किसकी बात होती है, यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट में कौन आता है भाई, प्रेसिडेंट आते हैं, CM आते हैं, PM आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 52 से 61 तक सिर्फ प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होनी चाहिए। 54 उसका इलेक्शन कैसे होगा। और 61 इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से कई बार क्वेश्चन आए हैं, कैसे होता है, क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन आया है कि किस आर्टिकल से इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। फिर 63 टू 78 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस लिए हैं, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को।
करने के लिए, और आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस जिनमें अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम और बाकी मिनिस्टर्स के बारे में है। फिर इसके बाद 79 टू 122 में बच्चों आता है आपका पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 कहता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा में, 81 कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल इन लोकसभा। आर्टिकल 102 कहता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ एमपीज, इसके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी आया है, आपको पता होगा किस अमेंडमेंट से आया था, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और किस मंत्री के कारण आया था। आर्टिकल 123 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर है, क्या गवर्नर भी इशू कर सकता है ये ऑर्डिनेंस? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनियन जुडिशरी की, जो 124 से 147 तक है। 124 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, मतलब जितने भी डिसीजंस उसने लिए हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे। आप देखते होंगे मूवीज़ में कि जब कुछ होता है तो नीचे एक टाइप करने वाला होता है, वो टाइप करता रहता है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो केस है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाई सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। और आर्टिकल 143 जिससे कई बार क्वेश्चन आया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय ली, तो अब प्रेसिडेंट उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अब पार्ट 6 में आता है स्टेट गवर्नमेंट, सिमिलर कहानी है, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। ठीक, इसमें भी 153 से 161 तक आपको क्या दिख रहा है, गवर्नर के बारे में। देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट था, यूनियन गवर्नमेंट के लॉ में 101 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेट का। ठीक है, और फिर आगे जाके आपको 89 ऐड करना होगा। ये आपको जब अलग से एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा। चलिए, गवर्नर 153 से 161 पे प्रोविजंस रिलेटिंग टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव पार्डन पावर्स। पार्डन पावर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नर के पास सारी पार्डन पावर सेम है, बस वो डेथ पेनाल्टी को नहीं हटा सकता, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इसमें आता है आर्टिकल 168, 174, 178 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 168 बताता है कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 174 बताता है सेशंस, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, और आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करता है। स्टेट जुडिशरी की बात करें तो आर्टिकल 214, 226 और 227। 214 कहता है स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होने चाहिए। तो बताइए सबसे फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे बना था? फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ बना था? कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि रिट्स के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स के लिए रिट इशू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट किसके लिए करेगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर्टिकल 227 कहता है पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंट्स ओवर ऑल कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पार्ट 8 है जो आर्टिकल 239 से 241 है, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। आर्टिकल 9 और पार्ट 9 और 9 है। 9 में है आर्टिकल 243 से 243 जो पंचायती राज के लिए है, और 243 से 243 म्यूनिसपैलिटीज़ और लोकल अर्बन गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, पार्ट 9 भी 243 से ZT की बात करता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होती हैं जो आपस में ग्रुप बना के बिजनेस कर रही होती हैं, जैसे अमूल में कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, बल्कि सारे फार्मर से लिया जाता है और फिर अमूल दूध देता है। ठीक है, पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244 से 244A की बात करता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ है। ठीक, इसके बाद पार्ट 11 की बात करें तो पार्ट 11 246, 249 और 251 है। इसमें आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखना होगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या है, कंकरेंट में क्या है, ये सब बातें करेगा। पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 265, 280 और 300 है। इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी लॉ जो आर्टिकल 265 है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 और राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट 300 है। ये आपको पीछे बताया गया था जब रिपील हुआ।
पार्ट 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 309 से 312 है। 309 रिक्रूटमेंट की बात करता है और ऑल इंडिया सर्विस की बात 312 करता है। ऑल इंडिया सर्विस के लिए राज्यसभा ही डिसीजंस लेती है। चलिए आगे बात करते हैं। पार्ट 14 है 323A से 323B तक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स की बात करता है। पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 326 तक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात करता है। पार्ट 16 आर्टिकल 330 से 342 है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस SC/ST के रिजर्वेशन की बात करेगा। आर्टिकल 17 वही बात करते हैं तो 343 से 348 है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स की बात करता है। आर्टिकल 18 जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 ये इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। इसके आर्टिकल याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगती है, प्रेसिडेंट्स रूल 356 में लगता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगती है। तो आप ये बताइए किस अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड किया गया है। ठीक है, पार्ट 20 की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 368 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मिसयूज़ भी कई बार हुआ है। इसमें अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेंस में आपका आंसर आएगा तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। पार्ट 21 की बात करते हैं तो 371 से 371J आता है, ये टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन लेके आता है कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए। और पार्ट 22 जो है 393 से 395 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अब शेड्यूल्स की बात करते हैं जिसको आपको याद करना है। इसका ट्रिक क्या है बच्चों, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये आप कई जगहों पे देख चुके होंगे शेड्यूल्स याद करने के लिए। तो T से आता है टेरिटरीज एंड यूनियन स्टेट लिस्ट, E से आता है एनुअलमेंट्स, सैलरी, पेंशन और अलाउंस, A से आता है ओथ एंड अफर्मेशन, R से आता है रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, S से आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, O से आता है अदर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7th आता है F से फेडरल लिस्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। किस आर्टिकल्स में था, 7 शेड्यूल में था। आर्टिकल कौन सा था ये आपको बताना है। 8th में आता है O, ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले 14 थी अब 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हो चुकी हैं। 9th में आता है L से होता है लैंड रिफॉर्म, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 10th में D आता है डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये आपसे हम पूछें कि कौन से नेता के वजह से हुआ था और किस ईयर में आया है, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से। 11th P होता है पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, और लास्ट होता है आपका M, पावर एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़। तो यहाँ पे बच्चों आपका ख़त्म होता है आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट्स। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा और अगले लेक्चर से हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप नए हैं तो। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय श्री राम।